कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। ये टॉपिक बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें से 2 नंबर का या कम से कम 1 नंबर का प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। जो बोर्ड में प्रश्न आता है वो अधिकांश रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए आता है या विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में से किसी एक अभिक्रिया को एग्जाम्पल सहित पूछता है। पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं, उसके पश्चात हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कोई भी वीडियो नई अपलोड होगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थ अनुकूल परिस्थिति होने पर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तब हम इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन पदार्थों को हम कहते हैं अभिकारक या क्रियाकारक, अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्टेंट। इस प्रक्रिया के पश्चात जो नए पदार्थ बनते हैं उनको हम कहते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट। देखिए, इस अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहा है वो एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी, जैसे 1, 2 या 3 या ज्यादा। जैसे एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट जो सामान्यतः मार्बल होता है, उसको जब हम गर्म करते हैं तो हमको एक तो प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना या चूना, दूसरा हमको प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया में जिस पदार्थ ने भाग लिया वो एक ही पदार्थ था कैल्शियम कार्बोनेट, और जो अभिक्रिया के पश्चात हमको प्राप्त हुए वो 2 पदार्थ थे चूना और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिस पदार्थ ने भाग लिया कैल्शियम कार्बोनेट ने वो हमारा हो गया अभिकारक, और अभिक्रिया के पश्चात जो 2 नए पदार्थ हमको मिले चूना और कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारे हुए उत्पाद। इसी प्रकार यहां एक पदार्थ ने भाग लिया, ये पदार्थ एक के स्थान पर 2 या 3 या ज्यादा भी हो सकते हैं, और उधर जो प्राप्त हो रहे थे हमको उत्पाद या प्रोडक्ट वो भी 1 या 2 या 3 या ज्यादा या कम हो सकते हैं। एक अन्य उदाहरण लीजिए, जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl में अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तब हमको मिलता है नौसादर यानी NH4Cl। तो इस अभिक्रिया में हमारे जो पदार्थ भाग लेते हैं वो 2 पदार्थ हैं, एक हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और दूसरा हमारा है अमोनिया गैस NH3। जब हम अमोनिया गैस को इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में प्रवाहित करते हैं तो ये एक नया पदार्थ बन जाता है NH4Cl, जिसे हम नौसादर कहते हैं। अब की बार प्रक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे थे वो 2 थे और जो नया पदार्थ बन रहा था वो 1 था। तो मतलब कहने का ये है कि किसी भी प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जिन्हें हम अभिकारक कहते हैं वो 1 भी हो सकते हैं, 1 से अधिक भी। इसी प्रकार इस प्रक्रिया के पश्चात जो हमको प्राप्त होते हैं जिन्हें हम उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं वो भी 1 या 1 से अधिक पदार्थ हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात एक, जो नए पदार्थ बन रहे हैं, जो हमको उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं वो देखने में भले ही हो सकता है कि हमारे मूल पदार्थ यानी अभिकारकों जैसे हों, लेकिन उनका जो संगठन है, जो उनकी रासायनिक संरचना है, जो उनके परमाणुओं की व्यवस्था है वो बिल्कुल मूल पदार्थ से भिन्न होगी। यानी उत्पाद और अभिकारक अलग अलग इसलिए होते हैं कि इनकी रासायनिक दृष्टि से संरचना, बनावट, संगठन बिल्कुल अलग अलग होता है। यहाँ उत्पाद हमारा जो बनता है रासायनिक अभिक्रियाओं में वास्तव में वो अभिकारकों से किसी भी प्रकार की कोई समानता नहीं रखता। उत्पादों की जो रासायनिक विशेषताएं हैं और अभिकारकों की जो रासायनिक विशेषता है उनमें कोई भी समानता नहीं होती रासायनिक दृष्टि से। तो ये महत्वपूर्ण अंतर था उत्पाद और अभिकारकों में। देखिए, अब बात आती है रासायनिक समीकरण की। मान लीजिए मैं कहता हूं, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो हमको नौसादर प्राप्त होती है, या जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमको चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ये अभिक्रियाएं समझ में आ रही हैं, लेकिन इनको और आसान तरीके से समझाने के लिए हम एक नया रूप लेते हैं।
इस अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं, चाहे वो उत्पाद हो, चाहे वो अभिकारक हो, या अन्य कोई पदार्थ जो सहायक पदार्थ होते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे उत्प्रेरक के नाम से, तो कोई भी पदार्थ जो इस अभिक्रिया में भाग लेता है या उपस्थित रहता है, यदि हम इन पदार्थों को इनके नाम की बजाय इनके रासायनिक प्रतीकों से या सूत्रों से दर्शा दें, तब ये कुछ आसान हो जाएगी। देखिए उदाहरण के लिए मैंने अभी लिखा था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस अमोनिया, तो हमको प्राप्त हुआ 9 सादर यानी NH4Cl, जिसका रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। इसी अभिक्रिया को अब मैं एक नए रूप में लिखता हूं। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों को मैं इनके नाम लिखने के बजाय नए प्रतीकों और सूत्रों से दर्शाता हूं। तब आप देखेंगे यही प्रक्रिया कुछ इस तरीके से लिखी जा सकती है, यानी HCl प्लस NH3 इक्वल्स टू NH4Cl। इसमें मैंने क्या किया, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था उसका सूत्र होता है HCl, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, और जो प्राप्त हो रहा है 9 सादर या अमोनियम क्लोराइड, उसका सूत्र होता है NH4Cl। तो इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को मैंने उनके नाम की बजाय उनके सूत्रों से दर्शाया है। अब ये जो सरलतम रूप प्राप्त हुआ हमको, यही रासायनिक समीकरण है। अगर हम संक्षिप्त में और बहुत सरल शब्दों में कहें तो हम कहेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों को उनके सूत्रों या प्रतीकों से दर्शाने की प्रक्रिया को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसी प्रकार मैं कैल्शियम कार्बोनेट से गर्म करने पर जो 2 पदार्थ प्राप्त होते हैं, उन पदार्थों को यदि मैं सूत्रों के रूप में लिखूं तो लिखा जाएगा CaCO3 इक्वल्स टू, ये हमने गर्म कर दिया है, CaO प्लस CO2, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र था CaCO3, चूने का सूत्र है CaO, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है CO2। तो इस प्रकार जो ये नई समीकरण प्राप्त हुई है आपको, यही हमारी रासायनिक समीकरण है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रासायनिक समीकरण में जितने भी अभिकारक पदार्थ होते हैं उनको हम अपने बाएं हाथ की ओर लिखते हैं, जितने भी उत्पाद हमको प्राप्त होते हैं उनको हम दाएं हाथ की तरफ लिखते हैं। उत्पादों और अभिकारकों के बीच में हम लोग बराबर का या एक तीर का निशान लगा देते हैं। इस तीर के निशान के ऊपर हम विभिन्न परिस्थितियों को लिखते हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक ताप, आवश्यक दाब, या अन्य कोई परिस्थिति या अन्य किसी पदार्थ की उपस्थिति। ये जो अन्य परिस्थितियां होती हैं इनको हम इसी बराबर या तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। आगे महत्वपूर्ण बात आती है समीकरणों में अब, कि जो भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया हुई, कुछ पदार्थ मिलकर के अभिक्रिया करते हैं और हमको नए पदार्थ देते हैं। इन पदार्थों को हम सूत्रों और प्रतीकों से दर्शाते हैं, जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में हमको अभी सही ज्ञान नहीं हो रहा कि कितनी मात्रा में अभिकारक पदार्थ भाग ले रहे हैं और कितनी मात्रा में हमको उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी नहीं बता पा रहे कि किस पदार्थ की कौन सी अवस्था है, यानी पदार्थ ठोस अवस्था में है, गैस अवस्था में है या द्रव अवस्था में है। तो इस समीकरण में अभी कई ऐसी खामियां हैं जिनसे हमें अभिक्रिया का पूर्ण और सही ज्ञान नहीं हो रहा। हम केवल ही बता सकते हैं कि किन किन पदार्थों से मिलकर क्या क्या नया पदार्थ बना, लेकिन हम बिल्कुल सही ये नहीं बता सकते कि किस किस पदार्थ की कितनी कितनी मात्रा ली गई, किन किन परिस्थितियों में क्या क्या कैसे कैसे बना। तो इसके लिए हम रासायनिक समीकरणों में कुछ सुधार करते हैं, जिससे कि पदार्थों की सही मात्रा और अभिक्रिया की सही परिस्थितियों का हमको ज्ञान हो सके। इस समीकरण में अभी हम कुछ और नई बातें जोड़ेंगे, कुछ सुधार करेंगे। इसके लिए कुछ नियम हैं कि रासायनिक समीकरण में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, किस प्रकार लिखनी चाहिए, किस किस बात को कहाँ कहाँ लिखना चाहिए और किस तरीके से पदार्थों की अवस्थाओं को दर्शाना चाहिए। उसके पश्चात हमको काफी हद तक सटीक एवं सही जानकारी मिलेगी।
इन अभिकारकों और इन उत्पादों के बारे में। इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे रासायनिक समीकरणों से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बातों को। चलिए छात्रों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।